हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जो न्यू स्टूडेंट है जो इस सेशन को पहला बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 11 देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर सभी लोग बतलाने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसे जो है काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये आप लोगों से नदी पूछ लेगा किस नदी के तट पर है, तो आप लोग बतलाइएगा महानदी के तट पर है। तो महानदी के तट पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये सूर्य मंदिर आप लोग से पूछेगा, इसका लोकेशन आप लोग को पूछेगा कि क्या किस राज्य में है, तो आप लोग को बतलाना है पुरी जो है पुरी उड़ीसा राज्य में ये स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो पूरी उड़ीसा आप लोग को याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा ये 13वीं शताब्दी में जो है गंग वंश के जो है शासक थे राजा नरसिंह देव प्रथम ने, इन्होंने ही करवाया था इसका निर्माण, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये किस भगवान के लिए मंदिर है, ये किस भगवान का मंदिर है? तो आप लोग बतलाइएगा सूर्य भगवान का मंदिर है। तो ये मंदिर जो है सूर्य भगवान को समर्पित है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर आप सभी लोग जानते हैं कौन है, तो ये महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर आप लोगों से पूछेगा लोकेशन, तो आप लोग को याद रखना है जो है बोधगया बिहार। तो बोधगया बिहार में जो है महाबोधि मंदिर है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है यानी महाबोधि मंदिर में ही जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और जो है ये आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है ये गोरखनाथ मंदिर जो है, गोरखनाथ मंदिर जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। विश्वनाथ मंदिर आप सभी लोग जानते हैं बनारस का विश्वनाथ मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पर निधिवन मंदिर देखिएगा तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में ये मंदिर है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और वृक्ष पूछ लेगा किस वृक्ष के जो है नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये जो है जो पीपल का वृक्ष था इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी आप लोगों को पूछ लेगा किस नदी के तट पर, तो आप लोग बतलाइएगा निरंजना नदी, जो वर्तमान में इसका नाम जो है फाल्गु नदी है। तो फाल्गु नदी जो है गया के बीचों बीच से होकर बहती है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो सारे पॉइंट जितना मैं बतला रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बतलाइएगा ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो खजुराहो का जो भव्य मंदिर है ये किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंदेल शासकों द्वारा जो है चंदेल के शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है बृहदेश्वर मंदिर का आप लोगों को क्या बतलाना है, लोकेशन बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका निर्माण यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आप लोग से पूछ लेगा कौन कर रहे थे, तो आप सभी लोग बताइएगा चोल वंश के शासक जो थे राज प्रथम द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ये ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को जो है नोट डाउन करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है ये किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा खजुराहो जो है खजुराहो मंदिर समूह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा खजुराहो मंदिर। आप लोगों से पूछ लेगा कंदारिया महादेव मंदिर जो है यूनेस्को के सूची में कब शामिल हुआ था? तो आप सभी लोग बताइएगा 1986 ईस्वी में ये शामिल हुआ था। तो ये पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में
डैश राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। तो किस राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है? तो ये जो है मुरुदेश्वर मंदिर आप लोगों से पूछ लेगा, तो ये कर्नाटक राज्य में बतलाना है। और कर्नाटक राज्य में कहाँ पर है? तो ये कंदुकगिरी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मंदिर आप लोग से पूछ लेगा किस शैली से बना हुआ है, इसका निर्माण जो है किस शैली में हुआ है, तो आप सभी लोग बताइएगा द्रविड़ शैली में, क्योंकि जो है दक्षिण भारत के जो भी मंदिर बनता है वो द्रविड़ शैली में ही बनता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो आप सभी लोग बताइएगा भित्ति चित्रकारी मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित आप लोगों से आर्टिकल पूछेगा, तो आप सभी लोग बताइएगा आर्टिकल जो हो जाएगा 53 हो जाएगा। आर्टिकल 53 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 53 आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो आर्टिकल 57 लिखा गया है, आर्टिकल 57 से आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 57 जो कहता है ये राष्ट्रपति का जो है पुनर्निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल आप लोग से पूछे तो आर्टिकल 57 बतलाइएगा। आर्टिकल 55 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के जो है चुनाव प्रणाली के बारे में बतलाता है, तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। आर्टिकल 56 याद रखिएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल बतलाता है कि 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल जो 52 है ये जो बतलाता है ये आर्टिकल 52 बतलाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं? तो आप लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन शामिल होते हैं। तो ये जो शामिल होते हैं ये संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 आप लोग को याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के यानी राज्य के जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य। तो जो भाग लेते हैं ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 हो जाएगा। कथन 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति का शपथ जो है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अपना शपथ लेते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में कहा गया है राष्ट्रपति का शपथ लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को बतलाना है जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अपना, ये कि कौन दिलाता है इनको राष्ट्रपति को शपथ? तो आप सभी लोग याद रखिएगा भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं कि इनको तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो आप लोग याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी न्यायाधीश होंगे यानी सबसे जो है ज़्यादा उम्र वाले न्यायाधीश होंगे वो जो है उस कंडीशन में राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो उसमें आप लोग को मिनिमम जो है आप लोगों से एज पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं पूछा जाता है। तो मिनिमम एज आप लोग को बतलाना है। मिनिमम एज जो है आप लोग को 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष उम्र पार होना चाहिए, तभी जो है आप लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है लड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के जो है ये योग्यता से जो है जो आर्टिकल में कहा गया है यानी योग्यता के बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो आर्टिकल 58 आप लोग को याद रखना है। ये आर्टिकल जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता का बात करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो गणतंत्र दिवस के जो है अवसर पर जो है राजपथ पर भाषण जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो आप लोग को बतलाना है निषेधाधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो आप सभी लोग बताइएगा 111 आर्टिकल। 111 आर्टिकल आप लोग को याद रखना है, यानी अनुच्छेद 111 ये जिसमें जो है निषेधाधिकार का वर्णन है। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश जो है अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत जो है या तो अध्यादेश जारी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर राज्यपाल से रिलेटेड आप लोगों से पूछ लेगा, यानी राज्यपाल जो है किस आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश देते हैं? तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 213। और राष्ट्रपति पूछेगा तो आर्टिकल जो है आप लोग को बतलाना है 123, और राज्यपाल यानी गवर्नर पूछेगा तो आप लोग को बतलाना है 213। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आप लोग को क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्योंकि अंत में जो है नहीं है में जो है बहुत सारे स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पहले देखिए कर वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ये बात भी सही है। कर वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, तो ये जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है बिल्कुल गलत है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन जो ऑप्शन है सही नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कर देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देवमाली जो चोटी पूछेगा तो आप लोग को बतलाना है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी ये भी है, तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी में दी गई राज्यों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वतमाला जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है। तो आप सभी लोग जानते हैं अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद विंध्य पर्वतमाला जो है, विंध्य पर्वतमाला ये तो सभी लोग जानते हैं, विंध्य पर्वतमाला जो है ये मध्य प्रदेश वाला इलाका में है। उसके बाद पश्चिमी घाट आप लोग बतलाइएगा, पश्चिमी घाट में आ जाएगा कौन कौन सा? तो पश्चिमी घाट में आप लोग को बतलाना है केरल और कर्नाटक आ जाएगा। तो केरल और कर्नाटक जो है पश्चिमी घाट में आ जाएगा। और हिमालय पर्वत में जो आ जाएगा, हिमालय पर्वत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला का जो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। तो ये आप लोग को मिलान कर लेना है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डच में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोगों से पूछा है कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है ये दुनिया का सबसे जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग बतलाइएगा कंचनजंगा है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों से पूछ लेगा तो आप लोग को बतलाना है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट आप लोग को बतलाना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड ऊंची चोटी आप लोग को बतलाना है, यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू है। केटू कहाँ है? तो पीओके वाला इलाका में है, यानी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में तो नहीं कह सकते हैं, वर्तमान में लद्दाख कहेंगे, लद्दाख वाला इलाका में है। और पीओके जो पाकिस्तान में जो कब्जियाया हुआ है उस वाले इलाका में पड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन आप लोग भी इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट पूछेगा दुनिया का सबसे जो है बड़ा जो पूछ लेगा दुनिया का सबसे बड़ा चोटी, तो आप लोग बताइएगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा तो जो है केटू हो जाएगा, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और तीसरा कहेगा तो आप लोग बताइएगा कंचनजंगा। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के एक प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, आप देखिएगा पश्चिमी घाट का आप लोग को इसमें से कमी निकालना है, यानी कौन जो है पश्चिमी घाट का नाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ जो है, तमिलनाडु राज्य तो आप सभी लोग जानते हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। जबकि केरल भी आ जाएगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये सब जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बतलाएंगे।
अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों डैश के नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आप लोग देखिएगा कर है यह भारत के पश्चिम घाटों में स्थित है, जो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है इन पहाड़ियों पर बड़े पैमानों पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में कर है डोडा बेटा जो है इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए कर है यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये किसका पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये तमिलनाडु का पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत लिखा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो हो जाएगा परियोज्य आय। परियोज्य आय यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, और स्थापना जो है किसने की और जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, तो कौन व्यक्ति हो जाएंगे, तो आप सभी लोग बताइएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो महालनोबिस आप लोग को याद रखना है, आप लोग पूरा नहीं याद रखिएगा तब हो जाएगा पीसी महालनोबिस, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश में जीडीपी जो है वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आंकलन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है GDFCF का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है, तो आप सभी लोग बताइएगा ग्रास डोमेस्टिक जो है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के सेशन में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, अगले क्वेश्चन जो है आगे के सेशन में देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 12 में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का सेशन में जितना क्वेश्चन बताया हूँ आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट बचेगा आप लोगों के मन में, आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके जाइएगा, और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो वर्तमान में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।